जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। अपनी तैयारी में बड़े ही बेहतरीन, शानदार अंदाज में आप सभी जुटे हुए। आशा करता हूं कि आप सभी ने फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। होली आप सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से मनाई होगी। लेकिन अब मैं ये भी कहूँगा, देखिए, होली से पहले मैंने आपसे ये भी कहा कि भाई अच्छे से सभी को होली खेलनी है। जिसके मन में है कि होली खेलनी ही है तो फिर वो आराम से होली खेलना। अब आशा करूंगा कि भाई जिन्होंने बढ़िया से होली खेली होगी उसी उतने ही बढ़िया मन से आप सभी अपनी तैयारी में भी अब दोबारा से इन्वॉल्व हो गए होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सभी उन्हीं बातों को बस याद कर करके पीछे रह रहे होंगे। अब तुरंत अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। मतलब जिस काम को करो उसको मन से करो, ठीक है? तो पूरी तरह से बैक टू अपनी पढ़ाई पे आ जाइए और मेहनत करिए बढ़िया तरीके से। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से मेहनत में दोबारा से जुट गए होंगे। तो आइए सभी एक बार बताएंगे आप सभी के कैसे हालचाल हैं, कैसी रही आपकी होली? एकदम बढ़िया रही, सभी बताएंगे। क्वेश्चन तो आप सभी भूल गए होंगे, सदियों पुरानी बातें हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि आप सभी ने रिवीजन किया या नहीं। तो क्वेश्चन है आपसे मेरा, और ये सवाल है, 2D मोशन को हमने लास्ट फिनिश किया था। आप मुझे बताइए अधिकतम परास के लिए कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल। अधिकतम परास के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी कि फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बताएंगे सभी। तो बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने छुट्टी के समय में सारे सब्जेक्ट का रिवीजन किया था, बड़ी अच्छी बात थी, वेरी गुड। आप थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं आगे हो जाएंगे। होली नहीं खेली, बची हुई क्लास कंप्लीट की, ये भी अच्छा था। और जिन्होंने होली खेली उनके आंसर आ रहे हैं कि बहुत अच्छी होली रही, बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा होली खेले होंगे तो एक रिफ्रेशमेंट भी मिला होगा, अब पढ़ाई करने में और भी मजा आएगा। तो सभी का एकदम बढ़िया आंसर आता हुआ, और लग रहा है कि हाँ, आप सभी के दिमाग में चीजें हैं। शायद इस चैप्टर का तो रिवीजन ना भी किया हो, बट लग रहा है कि हाँ, बगैर रिवीजन के भी इंपॉर्टेंट चीजें तो आपके दिमाग में फिक्स हो ही जाती हैं। और आप सभी का आंसर है 45 डिग्री। वेरी गुड। मैक्सिमम रेंज कितने डिग्री पर रहेगी? 45 डिग्री के एंगल पे अधिकतम परास आपकी रहती है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे चलेंगे, और आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। तो घर्षण के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी हेडिंग डालेंगे, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। अब देखिए घर्षण क्या रहता है। आप मुझे एक बात बताइए, मान के चलिएगा कि ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक, और मैंने इसको एक सतह पे रखा जो कि खुरदरी सतह है। ये मेरे पास एक रफ सरफेस है, ये मेरे पास एक खुरदरी सतह है, ठीक है, खुरदरी सतह। और फिर इसी बॉक्स को उठा के मैंने एक चिकनी सतह पर रख दिया। इस बॉक्स को मैंने उठाया और यहां पर मान लो ऑयल पड़ा हुआ है, ऑयल। तो ये सतह कैसी हो गई? ये चिकनी हो गई, ये स्मूथ सरफेस हो गया, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए कि इस बॉक्स को खिसकाने में कौन सी सतह पर हमें ज्यादा बल की आवश्यकता होगी? बताइए, इस बॉक्स को खिसकाने में हमें कौन सी सतह पर ज्यादा बल की आवश्यकता होगी? रफ पे या स्मूथ पे, खुरदरी पे या चिकनी पे? तो आप सभी ये कहेंगे कि हमें खुरदरी सतह पर ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता होगी, रफ सरफेस पर ज्यादा फोर्स लगाने की हमें आवश्यकता होगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि आखिर यहां पे ऐसा क्या है? भाई मान के चलो कि ये बॉक्स 10 किलो का है, तो बॉक्स तो यहां भी 10 ही किलो का है। तो जितना फोर्स हमें यहां लगाना पड़ा, यहां थोड़ा ज्यादा ही लगाना पड़ेगा खींचने के लिए। तो वो ज्यादा क्यों लगाना पड़ा? ज्यादा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि खुरदरी सतह पर इसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में, डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगता है। ऐसा आप पढ़ते हैं, है ना? आप ये पढ़ते हो कि अगर ये गति की दिशा है तो विपरीत दिशा में एक फोर्स लगता है। लगा तो वो यहां पर भी है, लेकिन उसकी वैल्यू बड़ी ही कम है। अब चलो तुम ऐसा पढ़ते हो, इसी को तुम घर्षण बल कह देते हो। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो आप ये बताओ कि ये फोर्स भाई इसको लगाने आप आए,
इसको लगाने कौन आया? इसको लगाने तो कोई भी नहीं आया। तो दरअसल ये कोई फोर्स ऐसे कोई लगाता नहीं है। समझो ये फोर्स कहाँ से लगता है। अगर मैं इतने हिस्से को माइक्रोस्कोप से जूम करूंगा तो मैं ये पाऊंगा कि कोई भी सतह जो तुम्हें बिल्कुल चिकनी दिखती है, जो तुम्हें बिल्कुल स्मूथ नजर आती है, वो दरअसल चिकनी होती नहीं है, वो बिल्कुल स्मूथ होती नहीं है। हर सतह देखिए ऐसे करके होती है, ऐसे। और जब तुम इस पे किसी बॉक्स को खिसकाओगे, मान लो तुम्हें भाई इसी बॉक्स को खिसकाना है, तो तुम्हें बताइए क्या करना होगा। इसकी जो ये वैलीज हैं, यानी कि इसकी जो घाटियां हैं, इनको तोड़ना पड़ेगा। भाई इसको आगे बढ़ाना है तो तुम्हें इसको तोड़ के ही तो आगे बढ़ना होगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा बल लगाना पड़ता है। लेकिन अगर इसी पे मैं ऑयल डाल दूं तो फिर इसको तोड़ना नहीं है, वो इसको फिसला देगा ऊपर और इसको ऐसे ले जाएगा आराम से। तो तुम इसी को क्या बोल देते हो, जो फालतू फोर्स लगा, जो उसकी गति का विरोध कर रहा है, तुम कह देते हो कि भाई पीछे कोई फोर्स लग रहा है, जबकि वास्तव में पीछे कोई फोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि घर्षण बल कहां से आता है। यह तो इसकी एक अवधारणा हो गई। इसकी परिभाषा क्या पूछी जाएगी पेपर में? पेपर में आपसे पूछा जाएगा घर्षण बल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि गति की विपरीत दिशा में, ऐसे लिख दो, गति की विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में लगने वाला विरोधी बल, गति की विपरीत दिशा में लगने वाला विरोधी बल। यानी कि तुम बोलोगे ये एक अपोजिंग फोर्स होता है। ये कैसा होता है? एक अपोजिंग फोर्स, एक्टिंग opposite टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक, डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि गति की विपरीत दिशा में लगने वाला ऐसा बल कि जो उस गति का विरोध करता है, उसको हम घर्षण बल कहते हैं। एक बेसिक सा आइडिया हमारे दिमाग में बन गया। अब देखो, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि लगाए गए बल की विपरीत दिशा में? जरा देख लो आप, लगाए गए बल की विपरीत दिशा में होगा कि नहीं। मान के चलिएगा कि ये सरफेस है आपका, ये एक सरफेस है और मैंने इस पर एक पहिया घुमा रहा हूं। मैं, ये मेरे पास एक पहिया है, उसमें इसको घुमा रहा हूं। अब देखो पहिए पे मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे करके। तो ऐसे करने का मतलब क्या? देखो, मैं इस उंगली से फोर्स ऐसे लगा रहा हूं और अंगूठे से ऐसे लगाऊंगा, है ना भाई। ऐसे फोर्स का क्या मतलब है? उंगली नीचे, अंगूठा ऊपर, ऐसे और ऐसे। अब देखो ये बढ़ेगी कहां? ऐसे। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? आप कहोगे भैया फ्रिक्शन फोर्स ऐसे काम करेगा। अब देखिए कि लगाए गए बल को अगर हम देखें तो ये वाला बल जो है ये तो इसी की दिशा में आ गया, लेकिन ये वाला बल इसका उल्टा है। तो लगाए गए बल की विपरीत दिशा में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमेशा नहीं होता। इसलिए हम लगाए गए बल की विपरीत दिशा नहीं कह सकते। गति की दिशा कहना 100% सही है, ये कहीं सही बैठेगा, कहीं सही नहीं बैठेगा। तो अगर क्वेश्चन आए अगर क्वेश्चन आए कि घर्षण बल किसकी दिशा के विपरीत लगता है, गति की दिशा भी हो, बल की दिशा भी हो, तो बेस्ट ऑप्शन होगा गति की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। और गति की दिशा हो ही ना, बल की दिशा हो, कोई 3 ऑप्शन और दे रखे हों जिनका कोई मतलब ना हो, तो फिर बेस्ट रहेगा बल की दिशा। ठीक है, चलो तो एक बार सभी इसको नोट करेंगे पहले डेफिनेशन को, और इसमें एक ये भी पॉइंट डाल देंगे कि यह सदैव किसके विपरीत लगता है? यह सदैव गति की दिशा के, मैं इसको स्पेशली लिखवा रहा हूं, यह सदैव गति की दिशा के विपरीत लगता है। ठीक है, सदैव दे दिया मैंने शब्द कि भाई इसकी दिशा के विपरीत तो लगेगा ही लगेगा। तो ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
मोशन। तो इसको एक बार नोट करके थम्स अप करेंगे कि हाँ हो गया भाई। जूल्स लॉ तो आपका आएगा कोमल भाई इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। चलिए राकेश को बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी आगे देखेंगे, ये तो एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन बनी है इसकी। अभी तो मैंने काम किया है एक फाउंडेशन जमाने का आपके दिमाग में, अभी तो बहुत ज्यादा चीजें इसके लिए सामने निकल के आएंगी। अगर हम जीडी में पढ़ रहे होते, जीडी स्तर की, जीडी कांस्टेबल स्तर की, तो बस हम इतना पढ़ा के खत्म कर लेते कि भाई ये फ्रिक्शन हो गया। लेकिन अभी हम आगे चलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का नोट हो गया। अब देखते हैं जरा एक बार कि घर्षण बल के प्रकार, और यहां से आपकी अच्छी कहानी शुरू होती है, समझने वाली कहानी है सब। घर्षण बल के प्रकार, ना रट के मैं तुम्हें समझा सकता ना तुम समझ सकते। टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, देखिए एक बार कि क्या टाइप होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के। उसके लिए पहले अच्छे से एक उदाहरण समझो, और फिर लिखना तो जो हम बात बोलते हैं वही लिखते हैं। पहले हम समझ लेते हैं किसी चीज को और उसके बाद हम आराम से लिख लेते हैं। पहले समझो कहानी को। देखिए ये एक बॉक्स है वही आपका बॉक्स, ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है, मान लो खुरदरा है, चिकना है। बस हमें ये पता है कि ये बॉक्स हमसे ये कह रहा है कि मेरे भाई अगर तुम मुझ पर 5 न्यूटन का बल लगाओगे तो मैं चलना शुरू कर दूंगा। तुम मुझ पर 5 न्यूटन का बल लगाओगे तो मैं चलना शुरू कर दूंगा, 5 न्यूटन से नीचे तो मैं नहीं चलूंगा। और ऐसा होता भी है भाई। एक बात बताओ कि मान लो मेरा फोन है जैसे, ठीक है, अब मैं इस पर थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूं, मैं थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा है। मैंने फोर्स बढ़ाया, ये अभी भी नहीं चला। मैंने फोर्स बढ़ा रखा है, मैंने अभी भी बढ़ाया, नहीं चला, अभी भी बढ़ाया, नहीं चला, अब बढ़ाने पे चल गया। तो हर वस्तु की एक क्षमता होती है, हर वस्तु की एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है कि भाई वहां तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, उसके बाद में आगे बढ़ना शुरू कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए अगर यहां पर ये 5 न्यूटन की डिमांड करता है, मान लो ये सरफेस आपका खुरदरा है, तो चिकने पर क्या 5 न्यूटन की डिमांड करेगा? बिल्कुल नहीं, वहां पे ये कम डिमांड करेगा। तो यहां पर क्या इन्वॉल्व है? मान लो किसी बिल्कुल चिकने सरफेस पर, मैं कह रहा हूं ये 100% खुरदरा है और कोई सरफेस 100% चिकना है, वहां पर ये मान लो 3 न्यूटन के फोर्स पे चल जाता है, बिल्कुल 100% चिकने पे। 100% चिकने का मतलब पीछे खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो यहां एक्स्ट्रा 2 न्यूटन कहां जा रहा था? एक्स्ट्रा 2 न्यूटन फ्रिक्शन में जा रहा है, घर्षण में जा रहा है ना। तो यहां का जो 2 न्यूटन है एक्स्ट्रा, वो कहां जा रहा है? फ्रिक्शन में। कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि देखिए जब वस्तु रुकी हुई है, जब वस्तु रुकी हुई है तब भी उस पर एक घर्षण बल हमेशा काम करता है, तब भी उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा काम करता है जो उसको पीछे खींचने की कोशिश करता है। और ये काम कैसे करता है? देखो, तुम लगाने वाले बल को धीरे धीरे बढ़ाओ। तुमने मानो 1 न्यूटन का बल बढ़ाया, 1 न्यूटन का बल लगाया, तो ये जाएगा तो नहीं आगे, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा 1 न्यूटन का। ठीक, तुमने लगाए गए बल को 2 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ के 2 न्यूटन हो जाएगा। मैं इसके साइज को बढ़ाने का मतलब इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूं। तुमने 3 न्यूटन लगाया, तुमने 4 न्यूटन लगाया, तुमने 4.9 न्यूटन लगाया, तो 4.9 न्यूटन लगाते ये भी 4.9 न्यूटन हो जाएगा। क्या वस्तु अभी चली? नहीं। इस सारा का सारा घर्षण बल कहां आ रहा है? वस्तु की रुकी हुई स्थिति में, बॉडी की स्टेशनरी कंडीशन में ये रुकी हुई स्थिति में एक घर्षण बल आ रहा है। तो इस घर्षण बल को क्या कहेंगे हम? यहां तक तो वस्तु नहीं चलेगी, ये मैंने अपनी तरफ से माना है, हर वस्तु की अलग क्षमताएं हैं, ये मैंने अपनी तरफ से माना है। तो वस्तु की रुकी हुई स्थिति में जो घर्षण बल लगता है उसे हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। तो इसमें पहला आएगा स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, पहला घर्षण बल है स्थैतिक घर्षण बल, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जो वस्तु की रुकी हुई स्थिति में लगता है, वस्तु की रुकी हुई स्थिति में लगता है। तो आप कहोगे कि वर्क्स
वर्क्स ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो आशा करूंगा आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जो घर्षण बल वस्तु की रुकी हुई स्थिति में लगेगा उसको हम कहते हैं कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया भाई, स्थैतिक घर्षण बल हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए दूसरा क्या है, एक दूसरा है भाई गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण बल यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहता है। जब यह वस्तु चलना शुरू कर देगी, देखो 4.9 पे ये क्या कह रहा है बॉक्स तुमसे कि सुनो, इस सतह के हिसाब से मेरी इतनी ही क्षमता है इस वस्तु को रोक पाने की, अगर तुमने इससे आगे एक पॉइंट भी बढ़ा दिया तो मैं चलना शुरू कर दूंगी। अब तुम नहीं माने, तुमने भाई साहब कर दिया 5 न्यूटन, तो निश्चित ही आगे बढ़ना शुरू कर देगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या आगे बढ़ते ही घर्षण बल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? जी नहीं। क्या ये स्थैतिक से बढ़ जाएगा या घट जाएगा? देखिए घर्षण बल तो अब भी लगेगा, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? तुम तो भाई किसानों के बच्चे हो, तुमने बोरा खींचा होगा, तो बोरे को शुरुआत में खींचने में बस एक बार ताकत लगानी रहेगी। शुरुआत में खींचने में ज्यादा ताकत लगती है, जब एक बार वो मूवमेंट में आ जाएगा तो कैसे भारी बोरे को अकेला आदमी भी खींच के ले जाता है। तो मोशन की कंडीशन में फ्रिक्शन हल्का सा कम हो जाता है। तो फ्रिक्शन अब भी रहेगा लेकिन वो कम हो जाएगा, इतना याद रखना। तो गतिज घर्षण बल क्या होगा कि वस्तु की गतिमान स्थिति में लगता है। भाई इसी को कॉपी मारो और बस ये कह देंगे कि वस्तु की रुकी हुई की जगह चलती हुई स्थिति में लगता है या गतिज स्थिति में लगता है। शुद्ध हिंदी लिखो तो, बाकी शुद्ध ना लिखो, तुम सिंपल सी हिंदी लिखो कि भाई वस्तु की चलती हुई स्थिति में ही लगता है। वस्तु की, अरे क्या कर दिया, वस्तु की, मैंने क्या हटाया था, रुके को हटाना है ना। वस्तु की चलती हुई स्थिति में लगता है, यानी कि वर्क्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, कि भाई ये मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगता है। ठीक है, तो ये 2 घर्षण बल हो गए। अब देखिए तीसरी चीज आप समझें कि मुझे एक बात बताओ कि घर्षण बल अब घट गया, यानी कि अगर घर्षण बल तो मैक्सिमम 4.9 था, 5 पे वस्तु चल जाएगी, तुमने 5 न्यूटन का बल यहां लगाया, यहां, अब वस्तु चल गई तो ये घर्षण बल कम होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि चलने की अवस्था में ये 4.9 न्यूटन हो जाए। तो एक बात बताओ मुझे कि इन सभी में सबसे अधिकतम कौन है? तो तुम कहोगे सबसे अधिकतम ये है। और ये कहां का अधिकतम है? ये अधिकतम है रुकी हुई स्थिति का सबसे अधिकतम। रुकी हुई स्थिति का सबसे अधिकतम ये है। इसके बाद कभी ये ज्यादा नहीं होगा अगर वस्तु चल देगी तो रुकी हुई स्थिति का सबसे अधिकतम जो बल होता है, इसकी खास बात यह है कि इस पर ये तुमसे ये कह रहा है कि इसके बाद वस्तु चलना शुरू कर देगी। इस स्थिति में इससे ज्यादा घर्षण बल नहीं संभव है। तो एक तीसरा घर्षण बल और बनाया हमने, चूंकि ये कुछ स्पेशल है, कुछ खास है, तो इसकी एक अलग कैटेगरी बनाई और हमने कहा, उसको बोल दिया सीमांत घर्षण बल। अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये तो समझ लिया, इसको तो बनाना भी नहीं था ना इसकी कोई जरूरत है। एक तीसरी डेफिनेशन हम बना लेते हैं सीमांत घर्षण बल की। तो तीसरी डेफिनेशन आ गई आपकी, एक तीसरा घर्षण बल हो गया भाई सीमांत घर्षण बल, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? इसकी डेफिनेशन रहेगी कि स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को, स्थैतिक, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, घर्षण बल, समझ जाएंगे ना, के, समझ जाना है ना, के अधिकतम मान। ऐसे लिख दो कि भाई ये क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि हाँ आपको तीनों फ्रिक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गए। एक बार सभी थम्स अप करेंगे और नोट हो जाए तो भी थम्स अप करेंगे। जोन में एग्जाम होता है यार, देखो पिछली बार का एक्सपीरियंस तो ये था मेरा, एएलपी में जो प्री हुआ था वो तो नजदीक हो गया था,
मैं इधर से यूं बुलंदशहर साइड से तो गाजियाबाद हो गया था, लेकिन मेंस के लिए उन्होंने अपने ही जोन में बुलाया था। तो देख लो एक बार, शायद मुझे लग रहा है आपकी बार तो सब कुछ ही जोन में होगा, या प्रीलिम्स हो सकता है कि कहीं आसपास हो जाए और मेंस जोन में हो, ऐसा भी हो सकता है। चलिएगा, आशा करता हूं कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए कि फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, घर्षण बल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एक बार आराम से नोट करके थम्स अप कर दीजिएगा। भाई एग्जाम में दोनों चीजें ज्यादा आती हैं यार, न्यूमेरिकल मतलब दोनों चीज़ों का ठीक वेटेज रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेंगे, थ्योरी भी रहेगी। थ्योरी के क्वेश्चंस वैसे ज़्यादा होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, तो थ्योरी आपकी ज़्यादा रहेगी, न्यूमेरिकल रहेंगे फिर भी कंपैरेटिवली। चलिए सर, मैंने आज बुक खरीदा, आपके साउंड लेसन से बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किया, चलो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, सीमांत घर्षण बल। एक बार इन बातों को याद रखना, ये दोबारा से घूम के वापस आएंगी। हालांकि हम अगला मुद्दा शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें यूज होती रहेंगी लगातार। अच्छा अब देखो मैं एक ग्राफ बनाना चाहूँ, अगर कभी कभी एक ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, ये बड़े ऊंचे लेवल की बात है वैसे तो, लेकिन चूंकि आपका लेवल भी कम नहीं है, क्या पता पूछ ले। तो वो पूछता है आपसे ग्राफ किस किस के बीच में, तुम्हारे द्वारा लगाए गए बल के बीच में और घर्षण बल के बीच में, फ्रिक्शन फोर्स के बीच में। तो तुम बस ऐसे याद रखो कि फ्रिक्शन फोर्स के बीच में पूछ रहा है, घर्षण बल के बीच में पूछ रहा है। ठीक है, कि भाई फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ, बाकी ज़्यादा हमें कुछ याद नहीं रखना। फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल। तो देखिए घर्षण बल क्या होता है, कहीं भी किसी भी स्थिति में पहले तो ये बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। वो कौन सा घर्षण बल है जो धीरे धीरे बढ़ेगा? ये है आपका स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन। कि भाई तुम 1 न्यूटन बल लगाओगे तो ये भी 1 न्यूटन होगा, तुम 2 लगाओगे ये भी 2, तुम 3 लगाओगे ये भी 3, तुम 4 लगाओगे ये भी 4, तुम 5 लगाओगे तो ये 5 नहीं होगा। इसकी अपनी क्षमताएं हैं। हो सकता है भाई उस स्थिति के लिए 4.9 से ज़्यादा ही ना जा पा रहा हो, या किसी स्थिति के लिए 10 से ज़्यादा ना जा पा रहा हो, तो तुम 9 लगाओगे ये 9 होगा, तुम 10 लगाओगे तो ये 10 नहीं होगा, ये 9.9 पर रुक जाएगा। तो ये मैक्सिमम स्थिति है, ये पूरा का पूरा स्थैतिक घर्षण बल है, उसका अधिकतम मान ये है, इसकी मैक्सिमम स्थिति है। उसके बाद ये गति में आ जाएगा और गति में हल्का सा कम होगा, और गति में फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी जितना है उतना ही हमेशा ये रहेगा। तो इतनी जो वैल्यू है, ये जो इतनी वैल्यू है, ये क्या है आपकी? ये है आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की। ये कौन सा है आपका? स्थैतिक घर्षण बल है इतना पूरा। इसकी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, खाली एक पॉइंट, केवल एक पॉइंट, ये क्या है आपका? ये है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि सीमांत घर्षण बल। ठीक है, सीमांत। और ये जो आगे इसके आगे रहेगा, ये सारा का सारा कौन सा फ्रिक्शन है? ये गतिज घर्षण है, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ये ग्राफ भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए फ्रिक्शन का कौन सा सही ग्राफ है। ठीक है, चलिए, कुछ ग्रेविटी भी काम करती होगी। ग्रेविटी का तो वजह इसकी वेट है ना भाई। जितना मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया कि हो सकता है 5 न्यूटन में से 3 न्यूटन तो इसके मास की या ग्रेविटी या वेट की वजह से डिमांड हो, बाकी का तो फ्रिक्शन में ही जा रहा है ना। एक्स्ट्रा फोर्स जो आपको खुरदरी सतह पर लगाना पड़ता है, वही तो फ्रिक्शन है। उससे कम तो सारा का सारा इसके वेट की वजह से, ये जिसको आप ग्रेविटी बोलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। चलो, बहुत ही बढ़िया, और ये सबको बड़े अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो इनमें सबसे मैक्सिमम कौन होता है? सबसे मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता है, यानी सीमांत घर्षण का मान सबसे अधिकतम इसमें रहता है। भाई बुक ले लो आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, बहुत सारी बुक हैं। स्टैटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल होता है क्या? अरे भाई साहब, जब इक्वल होते तो फिर ये दो क्यों आते? इसका मतलब तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो मेरे शेर। दुर्गेश गिरी जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक पॉइंट है बस, यहां से यहां तक के सारे पॉइंट पे स्टैटिक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन है। स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन है। भाई तुम्हारे घर में जो सबसे बड़े होंगे उम्र में, उनको मुखिया बोला जाएगा, तो क्या वो सबके बराबर होंगे? नहीं, अरे वो मुखिया हैं कुछ खास वजह से, इनका दूसरा नाम है कुछ खास वजह से। ठीक है, चलो आगे देखिएगा।
अब इसके कुछ नियम होते हैं, घर्षण के कुछ नियम होते हैं, और वहां से आपको कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। घर्षण के नियम यानी कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो वैसे तो इनमें एक नियम ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, उसको सबसे बाद में पढ़ेंगे, पहले बाकी को पढ़ लो। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन वो बड़ा है थोड़ा। पहला देखिए, घर्षण बल घर्षण बल वस्तु के वेग या संपर्क सतह पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता। यानी कि बॉडी कितनी तेज चल रही है, अगर चलना शुरू उसने कर दिया एक बार, अब वो धीमे चले या स्लो चले, काइनेटिक फ्रिक्शन सेम रहेगा। और आप देखिए मैंने ग्राफ भी ऐसे ही बनाया है कि ये कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। एक बार बॉडी ने चलना शुरू कर दिया तो बॉडी तेज चले या धीमी चले कोई मतलब नहीं है, फ्रिक्शन हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है। अच्छा, ना ही इस बात पर निर्भर करता फ्रिक्शन, जैसे मेरा फोन है कि चाहे ये मेरे हाथ पे इतने सरफेस पे रखा है या फिर ये केवल इतने सरफेस पे टिका हुआ है। देखो हथेली ऐसे रखूंगा तो पूरे सरफेस पे आएगा, अब मान लो मैंने ऐसे कर लिया अपना हाथ तो हथेली का कुछ ही सरफेस पे टिक रहा है, तो फ्रिक्शन बराबर होगा। देखो जितना फोर्स मुझे यहां इसे खींचने में लग रहा है, अभी मेरे हाथ का संपर्क एरिया बहुत ज्यादा है इसके साथ, ये वाला, अब मैंने ऐसे हथेली कर ली तो केवल इतने से हिस्से पे है, तो इतने हिस्से पे ऐसा नहीं है कि तुम्हें कम लगाना पड़ेगा, नहीं, फ्रिक्शन उतना ही लगाना पड़ेगा। तो लगाया गया घर्षण बल, फ्रिक्शन जो है वो कभी भी कांटेक्ट एरिया और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो आप कहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स डजंट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड वेलोसिटी, कि ये कभी भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, तो भाई ये फिर निर्भर किस पर करता है? ये निर्भर करता है बॉडी के सरफेस के टाइप पे, सतह के प्रकार पे, वो चिकना है या खुरदरा है। तो ये सतह के चिकने और खुरदरेपन पर निर्भर करता है। ठीक, ये किस पर निर्भर करता है? सतह के, ये दूसरा नियम है, ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहला दूसरा फिक्स है, ये सारे नियम हैं। सतह के चिकने या खुरदरेपन पर, सतह के चिकने या खुरदरेपन पर निर्भर करता है। भाई चिकनी सतह पर कम फ्रिक्शन लगेगा और खुरदरी पर ज्यादा लगेगा, तो आप लिखेंगे कि डिपेंड्स अपॉन स्मूथनेस और रफनेस, डिपेंड्स अपॉन स्मूथनेस और रफनेस ऑफ सरफेस। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, चलो ये तो बात हमने कह दी कि भाई ये चिकनी सतह है या खुरदरी सतह है। अच्छा, हो सकता है हम इतना कह दें कोई सतह ज़्यादा ही खुरदरी है कि भाई ज़्यादा खुरदरी है, या ज़्यादा चिकनी है तो ज़्यादा चिकनी है, लेकिन साइंस ऐसे नहीं चलता। साइंस हमेशा नंबर की फॉर्म में चलता है। साइंस को एक अंक चाहिए कि भाई ये सतह इतने नंबर चिकनी है, इतने नंबर से तुम इसको डिफाइन करो। तो इसके लिए हमें क्या लेके आते हैं? एक गुणांक लेके आते हैं जिसका नाम होता है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम दिखाते हैं सिंबल म्यू से। यू के नीचे ऐसे निकाल दो, ये म्यू हो जाएगा। और म्यू क्या बताता है? म्यू बताता है सतह का चिकना या खुरदरापन। ठीक है। तो सतह का चिकना या खुरदरापन तुम्हें कौन बताएगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताएगा, घर्षण गुणांक बताएगा। देखिए, म्यू की वैल्यू अगर ज्यादा है, म्यू की वैल्यू ज्यादा है तो सतह कैसी है? खुरदरी है। ठीक है, यानी कि रफ है। और अगर म्यू की वैल्यू कम है तो सतह कैसी है? चिकनी है। आप ये अंदाजा लगाओगे, यानी कि स्मूथ है। यानी कि अगर मान लो तुम्हें, बस मैं ये बोलूं कि एक सरफेस है, ना तुमने देखा ना मैंने देखा,
मान लो कहीं बंद सरफेस है, वो किसी कमरे में बंद है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ ना तुम देख पा रहे हो, बट उसकी म्यू की वैल्यू है 0.1 और एक सरफेस है जिसकी वैल्यू है 0.7। तो तुम ये अंदाजा लगा सकते हो इससे कि कौन सी सतह चिकनी है और कौन सी खुरदरी है। आप कहोगे कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक 0.7 है, ये सतह खुरदरी है और 0.1 वाली सतह चिकनी है। तो कोई भी गुणांक हमेशा इसलिए बताया जाता है ताकि उसकी प्रॉपर्टीज पता लग सकें। किसी सतह के बारे में पता लगाना है तो ऐसा गुणांक ले आए। तो गुणांकों का काम ये होता है उसके बारे में जानकारी देना। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि यहां तक आपको समझ में आ चुका है। और इसका कोई मात्रक नहीं होता, गुणांकों का कभी कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। इसकी मात्रक ये मात्रकहीन है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, और विमाहीन है। अब तो आप समझ गए होंगे कि जिसका मात्रक नहीं उसकी विमा नहीं। जो यूनिटलेस है वो निश्चित तौर पर डायमेंशन लेस भी होगा ही, ठीक है। तो एक बार सभी दोस्त नोट करेंगे और थम्स अप करेंगे कि इतना नोट हो गया और समझ में भी आ गया। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक एकदम ओके, समझ में आ गया, बढ़िया। अब चलते हैं इसके तीसरे गुण पे। बहुत अच्छा गुण है तीसरा नियम। अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है। चलते हैं अपने इसी बॉक्स पे जो कि रखा हुआ है किसी सरफेस पे, किसी सतह पे, और एक बल तुमने इस पे लगाया ऐसे, जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में आ रहा होगा ऐसे। ये तुमने बल लगाया और ये घर्षण बल आया, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आया। अब देखिए एक बात कि अगर इस वस्तु का कुछ भार है, वेट है, तो वेट हमेशा नीचे काम करता है, तो इसका वेट कहां काम करेगा, नीचे। ये है इस वस्तु का वेट यानी कि भार, जो कि हमेशा कहां काम करेगा, नीचे। अब चूंकि न्यूटन साहब का तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई फोर्स नीचे लग रहा है तो उसके बदले ऊपर भी एक फोर्स लगेगा। तो अगर ये बॉक्स, अगर मैं देखो सही से बनाऊं, तो अगर ये बॉक्स इस सतह को, ये बॉक्स इस सतह को, मान लो ये बॉक्स जमीन पर रखा है, ये जमीन है, तो अगर ये बॉक्स इस जमीन को नीचे दबाएगा तो ये जमीन भी इस बॉक्स को ऊपर दबा रही होगी। नहीं तो अगर ऐसा ना होता तब तो ये बॉक्स जमीन में गड़ता चला जाता क्योंकि भाई ग्रेविटी लगातार इसको अपनी तरफ खींचे हुए है। लेकिन जमीन एग्जैक्टली उतना ही ऊपर उठा देती है, उतनी ही ऊपर रिएक्शन दे देती है जितना कि किसी वस्तु का वेट लगता है, भार नीचे लगता है। तो न्यूटन साहब के तीसरे नियम के अनुसार भी इस पर क्या लगेगा, ऊपर एक और फोर्स लगेगा। ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, तो इसको हम बोलते भी रिएक्शन ही है, इसको हम बोलते भी प्रतिक्रिया ही है, प्रतिक्रिया, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात बताओ कि इसको फ्रिक्शन फोर्स इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रही है, अब ये वस्तु जाएगी कहां। अगर इन दोनों का हम देखें, केवल इन दोनों के बारे में, इनको भूल जाऊं मैं, तो हम ये देखेंगे कि ना तो ये वस्तु इधर जाएगी ना तो ये वस्तु इधर जाएगी। जब ऐसा होता है किसी वस्तु पे दो फोर्स लग रहे होते हैं तो वस्तु उनकी बीच की दिशा में चली जाती है ऐसे करके। तो यहां इसको बोलते हैं हम कि इन दोनों का परिणाम है, इन दोनों का, इसको बोलते हैं परिणामी यानी कि रिजल्टेंट, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। और यहां जो कोण बनेगा, यहां जो एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं हम थीटा। अब ये सारी चीजें मैंने आपको एक साथ ही बता दी हैं। तो देखिए नियम क्या कहता है, नियम कहता है, अच्छा पहले इस थीटा को देख लो ये थीटा क्या है, ये थीटा है, इसको बोलते हैं हम घर्षण कोण, घर्षण कोण यानी कि फ्रिक्शन एंगल। तो कोई ना आपसे ये नहीं पूछेगा कि फ्रिक्शन एंगल क्या होता है, बस आप भाई कह देना, पूछेगा नहीं वैसे, बस आपको याद रखना है कि भाई घर्षण कोण क्या होता है कि रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच का कोण, यानी प्रतिक्रिया और परिणामी के बीच का कोण। लेकिन कभी आपसे कोई ये पूछेगा ही नहीं। आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो देखो, अगर ये कोई सरफेस है
तो इसका कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा जो इसके चिकनेपन या खुरदरेपन को बताएगा। तो एक फॉर्मूला निकल के आता है म्यू बराबर टेन थीटा। ये कहां से निकल के आता है? डेरिवेशन होती है। क्या हमें करनी है? कोई जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि म्यू बराबर टेन थीटा होता है। छोटा मोटा कोई सवाल भी बन जाता है, कैसे पूछेगा, जैसे एग्जांपल दे देगा, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि किसी सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है, तो बताओ घर्षण गुणांक की वैल्यू कितनी होगी, म्यू की वैल्यू कितनी होगी? तो तुम कहोगे भाई म्यू बराबर टेन थीटा, तो म्यू बराबर टेन 30, ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। और टेन 30 की वैल्यू 1/√3। ये कहां से आई भाई साहब? ये तो टेबल से आती है, तो इसका आंसर हो गया 1/√3। आप सॉल्व करना चाहें तो 1.732 कर लो, हो सकता है ऑप्शन में इसको भी सॉल्व करके हो, वो आप एक बार देख लेना। तो ऐसे ऐसे करके इससे छोटे मोटे कोई सवाल पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन घर्षण का तीसरा नियम क्या है आखिर? नियम क्या है वो? तो नियम ये है, नियम कहता है कि जो घर्षण बल है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स जो आपका घर्षण बल है, ये सीधा अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिक्रिया के। इसको नॉर्मल रिएक्शन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रिएक्शन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि ये सीधा सीधा, उल्टा लिख दिया मैंने, इंग्लिश में हिंदी लिख दी, हिंदी में इंग्लिश लिख दी, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, कि ये सीधा सीधा किसके अनुक्रमानुपाती है? कि भाई ये सीधा सीधा रिएक्शन के अनुक्रमानुपाती है, प्रतिक्रिया के सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती है। क्या? फ्रिक्शन फोर्स की। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रिएक्शन के। अरे रिएक्शन को हम एन से दिखा लेते हैं ना, आर से दिखाओ, एन से दिखाओ, लेकिन इस चैप्टर में हम हमेशा एन से दिखाते हैं। इस बात का क्या औचित्य है भाई? इस बात का औचित्य ये है कि देखो, जितना ज्यादा ये इसका वेट होगा, उतनी ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। यानी उसी सतह पर अगर हल्की वस्तु को खींचने में 4 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो भारी वस्तु को खींचने में ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स देना पड़ेगा उसी सतह पर। तो ये कहता है कि घर्षण बल जो है वो इस प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करता है। अब हम यहां से जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, एक नियतांक हम लेके आते हैं, तो नियतांक होता है म्यू। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम क्या लेके आते हैं? एक नियतांक लेके आते हैं, और ये नियतांक क्या रहेगा आपका? म्यू। और म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, F बराबर म्यू इंटू एन। ठीक है, तो एक बार सभी बताइए कि हाँ भैया इतनी कहानी हमें अच्छे से समझ में आ गई, किसके बारे में? फ्रिक्शन के बारे में। F बराबर म्यू इंटू एन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार को आपको ये ना समझ आया हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर याद रहना चाहिए F बराबर म्यू इंटू एन, अगर आप रेलवे के स्तर की साइंस को वाकई समझना चाहते हैं तो, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आएगा और इतना तगड़ा न्यूमेरिकल आएगा, आनंद आ जाएगा अगर आपको इसकी समझ है तो। एक बार थम्स अप करिए कि हाँ नोट हो गया। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आज तक रटा था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चैप्टर वाइज एंड में टेस्ट लिया करो। लग रहा है मनोज शायद आप अभी जुड़े हैं, शुरू से आप नहीं जुड़े हुए ना, तो मैं हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कराता हूं भाई। न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है। देखो थ्योरी आई तो पूछ लेगा इनमें से कौन सा ठीक है, कि घर्षण गुणांक किसके बराबर होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ऐसे थ्योरी आ जाएगी। न्यूमेरिकल आया ऐसे आएगा। यहां से डायरेक्ट पूछ लेगा इनमें से कौन सा सही है। F बराबर म्यू एन, F बराबर म्यू बाई एन, F बराबर एन बाई म्यू, F बराबर म्यू स्क्वायर एन, कुछ भी आ सकता है। तो यहां से तो थ्योरी बन रही है अभी, न्यूमेरिकल तो बड़ा छोटा सा बना है। और आपके स्तर पे ना न्यूमेरिकल कोई बहुत तोप बनते भी नहीं है, और अगर बहुत तोप कोई बनता भी है तो वो किसी से सॉल्व नहीं होगा आपके स्तर पे, सब छोड़ के आ रहे होंगे। न्यूमेरिकल बनेगा, फॉर्मूला बेस्ड बनेगा, आपके करने लायक बनेगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन है मेरा कि बताइए, ये मेरे पास एक ब्लॉक है,
इस पर हमने फोर्स लगाया मान लो 10 न्यूटन का, ठीक। ये मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस पर, और इसका जो मास है, इसका जो मास है मान लो वो है 50 किलो, ठीक है। 50 किलो इसका मास है, और जी की वैल्यू अब चाहो तो 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है जिस सरफेस पर ये रखा है, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1। तो मुझे तुम इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स बताइए, इस पर लगने वाला घर्षण बल बताइए। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। हल्की सी मदद मैं कर देता हूं आपकी कि भाई फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा आपका। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, ये हमने सीखा। म्यू तो 0.1 है, एन क्या है, एन देखिए किसके बदले लगती है, एन होती है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि हमें मिलती है किसी वस्तु के वेट के बदले। और मैंने क्या बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली वेट के बराबर होगी, उस वस्तु के एग्जैक्टली भार के बराबर होगी, है ना। तो वेट कैसे निकालते हैं, एम गुणा जी। अब यहां से आगे तुम करके दिखाओ कि कितना हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, बताओ। न्यूमेरिकल अब मैं आपको करवा रहा हूं एक अच्छा, वो तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था। इसका आंसर आप सभी बताइए कि कैसे आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। हल्का सा हिंट मैंने आपको दिया, बाकी आप सब लोग सॉल्व करिए। ठीक है, चलो, तो आप सभी का आंसर आना शुरू हो गया, और आप सभी कह रहे हैं 50 न्यूटन। देखो शायद कैसे कैलकुलेट किया आपने, अगर मैं सही हूं तो। आप कह रहे हो एम गुणा जी, एम की वैल्यू 50, जी की वैल्यू 10, तो ये तो हो जाएगा 500 न्यूटन। और यहाँ पर आप कहोगे एन की वैल्यू कितनी है, 500 न्यूटन, तो 500 में 0.1 की गुणा करोगे, ये आ जाएगा 50, है ना। तो आप कह रहे हो कि फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन लग गया, बहुत बढ़िया। अब यहां तुम गलती करते हो, ऐसे सवालों में आपको जो 50 आंसर है ना, ये ए ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल 50 आंसर ए ऑप्शन मिलेगा, तुम लगा के उसे चले आओगे। यहां गलती होती है, कैसे यार, मैंने तो सब कुछ सही लगाया है। तुम एक बात सोचो, तुमने यहां गणित करके दिखा दिया, गुणा भाग करके दिखा दिए, लेकिन तुम भाई साहब फिजिक्स पढ़ रहे हो, सोचो इसको प्रैक्टिकली सोचो कि ये क्या चल रहा है। तुम क्या कह रहे हो कि फ्रिक्शन जो लग रहा है ना भाई साहब, पीछे जो फोर्स लग रहा है, ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी कि तुम वस्तु को आगे खींच रहे हो। सोचो, तुम वस्तु को आगे खींच रहे हो, और वस्तु आगे आने की बजाय कहां जाएगी, खुद सोचो भाई। 50 पीछे लग रहा है, 10 आगे लग रहा है, तो 40 से पीछे जाएगी, है कि नहीं है, 40 से पीछे जाएगी। तुम वस्तु को आगे खींच रहे हो, और वस्तु आगे जाने की बजाय पीछे जाएगी। चलो तुम बताओ, क्या ये पॉसिबल है। मैं तो तुमने करके दिखा दिया, गुणा भाग करके दिखा दिया, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वस्तु आगे तो आ ही नहीं रही, वो उल्टा अपने आप पीछे चलना शुरू कर दे। तुम ये कहना चाह रहे हो, तो तुम्हें लग गया होगा, महसूस हुआ होगा कि तुमने गलत कर दिया। ये कौन सा फ्रिक्शन है, देखिए ये क्या है, ये इस सरफेस के हिसाब से मैक्सिमम कैपेसिटी है। ये 50 तुमने कैलकुलेट किया है कि ये सतह तुमसे ये कह रही है कि 50 किलो की वस्तु अगर तुम मेरे ऊपर रखोगे तो मैं 50 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन दे सकती हूं, मैं 50 न्यूटन का अधिकतम घर्षण बल दे सकती हूं। क्या 50 का लग गया, जी नहीं। जैसे उसकी 5 न्यूटन मैक्सिमम कैपेसिटी थी, वैसे ही इसकी 50 न्यूटन मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो ये बढ़ेगा कैसे, ये बढ़ेगा ऐसे कि देखो, जब तुम कह रहे हो बल मैंने 10 न्यूटन लगाया, 10 ही था ना, 10 तुमने एक साथ तो लगा नहीं दिया होगा, मैं इसको 10 लिख दूं, 10 न्यूटन, 10 तुमने एक साथ तो नहीं लगा दिया होगा भैया, तुमने एक लगाया पहले, 1 न्यूटन, तो यहां पे फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन आया। तुमने 2 न्यूटन लगाया, यहां पे फ्रिक्शन भी 2 आया। तुमने 10 न्यूटन लगाया, यहां पे फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन आएगा। तुम अभी 15 न्यूटन लगाओ, यहां पे फ्रिक्शन भी 15 न्यूटन आ जाएगा। तुम 49 न्यूटन लगाओ, यहां पे फ्रिक्शन भी 49 न्यूटन आ जाएगा। तुम 50 न्यूटन लगाओ, यहां पे फ्रिक्शन भी 50 आ जाएगा। तुम 51 न्यूटन लगाओ, यहां पे फ्रिक्शन 50 ही रहेगा, समझे।
तुम यहां पे 55-60 न्यूटन लगाओ, अब यहां पे फ्रिक्शन 50 ही रहेगा, क्योंकि इस सरफेस के हिसाब से मैक्सिमम क्षमता ही 50 न्यूटन की है। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे ये नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स है तुम जितना बल यहां लगा रहे हो उतना ही तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स मिलता रहेगा। तो ऐसे सवालों में जहां घर्षण बल ज्यादा आए तो घर्षण बल ये उत्तर नहीं होगा, घर्षण बल हमेशा लगाया गया बल उत्तर होगा। तो इसमें तुम क्या कहोगे कि भाई साहब फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो घर्षण बल है, ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। यानी कि जितना बल तुम यहां लगाओगे वही बल आपको घर्षण बल के रूप में मिल जाएगा। अब बोलो आया मजा? तो यहां कौन सा बल है अभी? क्या वस्तु चल रही है? नहीं, ये वस्तु नहीं चल रही है। ये वस्तु कब चलेगी? जब तुम 50 से ज्यादा बल लगा दोगे, जब तुम 51 न्यूटन बल लगा दोगे। तब तक तुम जितना भी बल लगाओगे, तब तक तुम जितना भी बल लगाते चले जाओगे, उसके हिसाब से ये बल अपने आप को एडजस्ट करता चला जाएगा। और ये कौन सा बल है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, रुकी हुई स्थिति में आ रहा है। मैं एक लाइन बोलूंगा और बहुत बेहतरीन लाइन है, डायरेक्ट सवाल छपता है उससे। और मैं लाइन क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं, देखिए मैं लिखूंगा और आप मुझे बता देना कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत तो नहीं कह रहा हूं कुछ। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो स्थैतिक घर्षण बल है, स्थैतिक घर्षण बल स्वयं समायोजित फोर्स है, स्वयं समायोजित होता है। यानी कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, खुद को एडजस्ट करता है। किसके अकॉर्डिंग? तुम्हारे द्वारा लगाए गए बल के अकॉर्डिंग। तुम जितना बल लगाओगे उतना तुम्हें यहां एडजस्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये लाइन आती है कि इनमें से कौन सा फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है। तो तुम कहोगे कि सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, बाकी कोई सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है। तो आप कहेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। ये बहुत प्यारी लाइन है और जब तक इस सवाल को नहीं कर लेते ये कभी समझ नहीं आती। चलो, ये बहुत अच्छा सबको समझ में आया। माय बेस्ट टीचर, बाप ने बहुत अच्छा पढ़ाया। पहली बार ऐसी फिजिक्स मिली हमको सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और मुझे तो इसी बात की संतुष्टि है कि ये सवाल आपको आराम से समझ में आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये थोड़े स्तर के सवाल हैं। छोटे स्तर के सवाल ये होते हैं फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट, लेकिन ये वाकई अच्छे स्तर के सवाल है। अगर तुम इन्हें समझ पा रहे हो तो फिर हम दोनों की मेहनत साकार है। आप भी मेहनत से पढ़ रहे हो, बढ़िया से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए तो अब इसको लास्ट करते हैं। सभी का नोट भी हो गया होगा आशा करूंगा। तो अब इसको फिनिश करते हैं और फिनिशिंग में लास्ट आएगा इसमें कि घर्षण को कम करने के उपाय। घर्षण कम करने के उपाय। क्यों भाई कम क्यों करें? क्योंकि हमारे लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक है तो पूरी तरह हटाओ? नहीं, बताऊंगा अभी क्यों। तो आप कहोगे कि टाइप्स, या टाइप मत कहिए, या आप कहिए वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। वेज कहिए, एक से ज्यादा है ना। वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। घर्षण को कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, घर्षण ऐसा है ना, एक आवश्यक बुराई की तरह है। जब मैं 10th में था, मुझे आज भी याद है, तो वहां पे लिखा आता था कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है। इसके ऊपर एक ऐसे लिखिए, निबंध लिखिए। तो घर्षण आवश्यक बुराई का मतलब क्या है कि हमारे लिए आवश्यक भी है और बुराई भी है। जैसे तुम्हारे दोस्त हैं, सिखाते तुम्हें हमेशा उल्टी पलटी बातें हैं, लेकिन जिंदगी में उनका होना भी जरूरी है। बुरे वक्त पे वही काम भी आते हैं। तो घर्षण हमारे लिए अच्छा भी है, बेकार भी है। अच्छा कैसे है कि इसकी मदद से ही हम बोर्ड पे लिख पा रहे हैं। बहुत सारे काम इसकी मदद से हो रहे हैं। अगर यहाँ मान लो बहुत सारा ऑयल हो तो मेरा पेन ही नहीं जम पाएगा। और मान लो मैं कहूँ 100% ये सरफेस चिकना हो, हालांकि ना तो कोई सरफेस 100% चिकना होता, ना 100% खुरदरा होता। 100% चिकने का मतलब कि इस पर पेन बिल्कुल ना रुके। देखो, जैसे मैंने यहाँ पेन लिखने की कोशिश की तो मेरे मोशन की डायरेक्शन ये है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मुझे मिल गया। अगर मान लो ये 100% स्मूथ हो जाए, चिकना हो जाए, कहने का मतलब होगा कि ऊपर कोई फोर्स ना मिले, बस मैं रोक ही नहीं पाऊंगा यहाँ पे अपने पेन को। तुम जमीन पे चलते हो, कैसे चलते हो? क्या तरीका होता है? तुम जमीन से और पैरों से जमीन को पीछे पुश करते हो, जमीन उसके बदले तुम्हें आगे धक्का देती है। लेकिन वहीं कीचड़ में देखें तो तुम पुश ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम होता है चिकनाई बढ़ने की वजह से।
तो वहाँ पे तुम नहीं चल पाओगे। लेकिन नॉर्मली फ्रिक्शन की वजह से ही चलना पॉसिबल है। तो बहुत सारे काम है जो फ्रिक्शन की मदद से ही हो पाते हैं। बट अगर हम मशीन्स में देखें, जैसे तो गियर हैं जिनको तुम गरारी कहते हो तो ये गियर क्या है कि जब ये चलना शुरू करते हैं तो इनके टूथ होते हैं, दांते जिन्हें बोलते हैं, अब ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करते हैं। तो चल ये स्लाइड करने की वजह से ही पा रहे हैं। लेकिन अगर ये बहुत खोद रहे हैं तो सोचो, इनके आरपीएम होते हैं हजार आरपीएम, यानी 1 मिनट में 1000 बार घूम रहा है, 1500 बार घूम रहा है। तो 1 मिनट में जब तुम 1200 बार अपने नाखून की मदद से अपने हाथ को भी ऐसे करोगे तो हाथ भी कट जाएगा, लोहा भी ऐसे ही कट जाता है। इसलिए हम क्या कर देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। तो घर्षण को हमें कम करना होता है। तो सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि आप क्या लगा दो, ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल करके, ग्रीस का इस्तेमाल करके, ठीक, का यूज करके। और इतनी इंग्लिश हिंदी तो सब जानते होंगे, है ना, कि ग्रीस ऑयल क्या होते हैं। दूसरा, आप सतह का ऐसा चुनाव करो भाई, जैसे मान लो हमें कहीं चाहिए घर्षण कम रखना है तो थोड़ी सी स्मूथ सरफेस ले लो जो चिकना सतह हो, और अगर तुम्हें घर्षण ज़्यादा रखना है तो खुरदरी सतह लो। तो सही सतह का चुनाव करके, सही सतह का चुनाव करके ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तीसरा, आप बॉल बियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। बॉल बियरिंग की मदद से, बॉल बियरिंग क्या होते हैं, आपने जिनको बोलते हो बैरिंग, होता क्या है, जैसे मान लो कोई पहिया है तो पहिया एक्सल पे घूमता है। अगर एक्सल और पहिया आपस में होंगे तो बहुत सारा सरफेस कांटेक्ट में रहेगा, इतना फ्रिक्शन लगेगा। तो हम बॉल बियरिंग लगा देते हैं, इस पे बॉल बियरिंग लगेगी ऊपर, यहाँ बॉल घूमेंगे, उनकी मदद से ये घूमेगा। ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, बस हमें ऐसे हल्का सा समझ लेना है कि ये फ्रिक्शन को कम करने के तरीके हैं। तो ये आपका फ्रिक्शन हो गया। अब हम कल आगे पढ़ेंगे कुछ और छोटे मोटे बचे हुए टॉपिक को, जिनमें जैसे आपकी लिफ्ट प्रॉब्लम है तो लिफ्ट प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी जो छोटे मोटे बचे हुए टॉपिक हैं हर चैप्टर्स के, उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम आपकी अगली यूनिट पर चले जाएंगे। तो मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।